हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है। दिस इज़ अबाउट इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में। जब हम ज्योग्राफी पढ़ने की बात करते हैं, देन आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट यू शुड हैव ए ग्लोब, यू शुड हैव ए वर्ल्ड मैप, you should have a map of India and you should also have a map of your own state। अगर ये चीज़ें आपके पास में होंगी तो ज्योग्राफी पढ़ना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि कई बार हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वी वांट टू लोकेट इट ऑन द ग्लोब। इसे हम ग्लोब पर देखना चाहेंगे, दुनिया के नक्शे पर देखना चाहेंगे, भारत के नक्शे में देखना चाहेंगे, और साथ साथ में ये भी देखना चाहेंगे कि क्या ये चीज़ हमारे स्टेट में कहीं पर अवेलेबल है, किसी जगह पर लोकेटेड है या नहीं है। तो आज इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब का नाम है सोशल साइंस रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इसके पेज नंबर 50 पर ये चैप्टर है। हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू द फैक्ट दैट notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? It started its life as a part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There, the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press, where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. तो ये एक स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक नोटबुक जो आपके पास में होती है, मेरे पास होती है, ये आखिर नोटबुक तैयार कैसे होती है और क्या इसका लाइफ साइकिल है, कैसे ये बनती है। तो आखिर में ये नोटबुक बनना शुरू होता है वहाँ से, जब हम बात करते हैं पेड़ों की। पहले पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ों को, उसके पल्प को फैक्ट्रीज में पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उस फैक्ट्री में लकड़ी के पल्प को प्रोसेस करते हैं और उसके साथ में कुछ केमिकल वगैरह मिलाते हैं। फिर उसके बाद मशीनों से इसे पेपर में बदला जाता है। फिर उसके बाद उस पेपर को एक प्रॉपर साइज़ में काटा जाता है। फिर उसे एक प्रेस में भेजा जाता है, जहाँ पर उसमें लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं, छापे जाते हैं, और फिर उसकी बाइंडिंग होती है। उसके बाद में ये बुक स्टोर में, स्टेशनरी स्टोर में पहुँचती है, जहाँ से हम आप इसे खरीद कर के इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एक नोटबुक हमारे हाथ में पहुँचती है। नोटबुक बनाने में, पेपर बनाने में आमतौर पर बैम्बू, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो चैप्टर आगे शुरू करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो दो हिस्से में है। एक हिस्से में है आउटसाइड फैक्ट्री, दूसरा हिस्सा है इनसाइड फैक्ट्री। तो आउटसाइड फैक्ट्री क्या हो रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और उसके लकड़ी के लट्ठे को भेजा जा रहा है, उससे पल्प निकाला जा रहा है, और दूसरे स्टेज में फैक्ट्री के अंदर में उसे केमिकल के साथ में प्रोसेस करके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करके फिर वो नोटबुक बनाई जा रही है। The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. तो ये जो पेपर बनाने का काम है या कॉटन से कपड़े बनाने का काम है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के हर स्टेज पर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन होता है और आखिर में जाकर के ये एक फिनिश प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है, जब ये नोटबुक बन जाता है, या कपड़े की थान के रूप में होता है, जब हम उसे खरीद करके अपने लिए ड्रेस मटेरियल्स स्टिच करवाते हैं। तो ये टर्म इंडस्ट्री है क्या? इंडस्ट्री टर्म रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स
extraction of minerals or the provision of services. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, that is extraction of coal, and tourism industry, that is a service provider industry. तो हम लोग अपने आसपास में जिन इंडस्ट्री के बारे में सुनते हैं, तो जैसे अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आयरन और स्टील के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे वो स्टील की चादर हो, आयरन की छड़ें हों जिसे हम बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, आयरन की प्लेट्स हों, आयरन के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसे वेल्डिंग करने वाले लोग उसको काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। आयरन के बड़े बड़े कंटेनर बनाए जाते हैं, रेलवे के कोच यार्ड बनाए जाते हैं, तो इसका तो काफ़ी सारा इस्तेमाल है। फिर दूसरा है इसमें कोल माइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर क्या होता है कि कोयले की खानों से कोयले निकाले जाते हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री की बात है तो यहाँ पर क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री है, जिसमें वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपको किस जगह पर घूमने जाना है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, किस होटल में ठहरना है, ये हो गया, फूडिंग और लॉजिंग की फैसिलिटी हो गई। इसके साथ साथ में वहाँ पर जो साइट सीइंग के साथ में अलग अलग इंटरटेनमेंट एक्टिविटी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में भी बात होती है। इस किताब में हम देख रहे हैं बाएं तरफ में एक छोटा सा एक्टिविटी है, ट्रेस द जर्नी ऑफ योर शर्ट फ्रॉम ए कॉटन फील्ड टू योर वार्डरोब। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप सोच करके देख सकते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करो, नेबर्स के साथ में डिस्कस करो, सीनियर के साथ में डिस्कस करो कि किस तरीके से कपास के पौधे से कपास निकाल करके आखिर में आगे चल करके उससे कपड़ा बनाया जाता है जिसे हम और आप पहन रहे होते हैं। अगर ये चीज़ें हम लोग समझ सकेंगे तो इंडस्ट्री के काम करने के बारे में समझना ज़्यादा आसान होगा। एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप गौर करोगे तो देखोगे कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने में फंडामेंटली दो चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। एक तो है एग्रीकल्चर और दूसरा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स भी है। अब हम बातें करते हैं कि कितने तरह की इंडस्ट्री होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रॉ मटेरियल्स, कि हम अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए आखिर क्या क्या रॉ मटेरियल्स, क्या क्या कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं। Industries may be agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based depending on the type of raw materials they use. तो कोई भी इंडस्ट्री इस चीज़ को लेकर के अलग अलग तरह की हो सकती है कि आखिर उसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या इस्तेमाल हो रहा है। कच्चा माल क्या है? कच्चा माल इज़ द इनपुट। इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है उसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट कच्चा माल है, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का सारा प्रोसेस है, और आउटपुट क्या है? जो फिनिश्ड गुड्स है, जो कि बोरे में, पैकेट में, पैकेजिंग में करके हमारे पास में स्टोर्स में अवेलेबल होता है, जहां से हम खरीद करके इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स। Food processing, vegetable oil, cotton textile, dairy products and leather industries are examples of agro-based industries. तो जैसे अगर हम बातें करें कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या क्या हो सकती हैं, तो शुगर इंडस्ट्री का नाम लेंगे, कॉटन इंडस्ट्री का नाम लेंगे, टेक्सटाइल, जूट इंडस्ट्री का नाम ले सकते हैं। आप देख सकते हो कि जो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है, फ्रूट जूस बनाने वाली फैक्ट्री है, या पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, तो ये सब के सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं। पार्ले जी को क्या चाहिए? पार्ले जी को गेहूं के आटे चाहिए और उसे चीनी चाहिए। तो चीनी कहाँ से मिलता है? शुगर केन। और आटा कहाँ से मिलता है? जब हमारे गांव में गेहूं की खेती होती है उससे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूजेज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स. The products of these industries feed other industries.
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्री, मतलब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट या उनके रॉ मटेरियल के साथ साथ में ज़रूरत की चीज़ हो सकती है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दिस इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हेवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेज। तो एक मिनरल बेस्ड फैक्ट्री, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होगी जहां पर आयरन ओर से आयरन की प्लेट्स, आयरन के रॉड्स, आयरन की सीट्स बना करके दूसरी फैक्ट्रियों को दी जाएंगी, जहां पर वो उन्हें लेकर के हेवी मशीनरी या बिल्डिंग मटेरियल बनाएंगे या रेलवे के कोचेज बनाएंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जस्टिफाई होता है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स कैन फीड अदर इंडस्ट्रीज। अब आगे हम बात करते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सी एंड ओशंस एज रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये तो आसान है समझना, मरीन का मतलब ही है समुद्र। तो समुद्र से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसमें सबसे बड़ा सोर्स है क्या, सी फूड को लेकर के, मछलियों को लेकर के, और इससे जो चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ दवाएं भी बनाई जाती हैं, तो वो सारे के सारे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगे। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइजेज forest produce as raw materials. These industries associated with forest are pulp and paper, pharmaceuticals, furniture and buildings. तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? इससे हमें पेपर मिलता है, दवाएं मिलती हैं, फर्नीचर। अगर जंगल नहीं होंगे तो लकड़ियां नहीं होंगी, लकड़ियां नहीं होंगी तो फर्नीचर कैसे बन पाएगा, और साथ साथ में बिल्डिंग बनाने का सामान भी। अब एक जो फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं वो है साइज, कि इंडस्ट्री छोटी है या बड़ी है। इंडस्ट्रीज आर वेदर इट इज स्मॉल स्केल और इट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी इंडस्ट्री में आखिर कितना कैपिटल, कितनी पूंजी लगाई गई है, उसमें कितने सारे लोग काम करते हैं, और वहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है या कम है। इसके साथ साथ में हम इसमें एक और भी चीज़ कह सकते हैं कि वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री आखिर कितने लैंड एरिया पर इस्टेब्लिश की हुई है। सो बेस्ड ऑन साइज, industries can be classified into small scale and large scale industry. Cottage or household industries are a type of small scale industry where the products are manufactured by hand by the artisans. Basket weaving, pottery and other handicrafts are example of cottage industry. तो कॉटेज इंडस्ट्री में आमतौर पर वो चीज़ें होती हैं जिसमें अलग से कोई बड़ी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें 50-100 लोगों की ज़रूरत नहीं होती। ये आमतौर पर लोग अपने घरों में ही कर लेते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि छोटा सा बुनाई वाला कोई काम हो, छोटा सा फिर पापड़ बनाने की फैक्ट्री हो, बड़ी बनाने की फैक्ट्री हो, मसालों की पैकेजिंग का काम हो, आटे पिसवाने का एक छोटा सा आटा चक्की है, मसाले पिसवाने की और मसालों की पैकेजिंग की एक छोटी सी फैक्ट्री है, इस तरह की चीज़ें। इसमें ये भी चीज़ें आती हैं, टोकरी बनाने का काम हो सकता है, कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो सकता है, इस तरह के काम होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज lesser amount of capital and technology as compared to large scale industry that produce large volumes of products. Investment of capital is higher and the technology used is superior in large scale industry. तो ये तो समझने की बात है कि जो टेक्नोलॉजी हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे वो सुपीरियर होगी, और उससे छोटी टेक्नोलॉजी हम कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पूंजी कम लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, या कम एरिया में इसे सेटअप किया जा सकता है। लोग घरों या 2-3 कमरों के सेटअप में उस एरिया में भी इसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज
प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हेवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो आप सोच करके देख सकते हो, अगर कि मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री हो, कार बनाने की फैक्ट्री हो, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में गिना जाएगा। इसमें पेज नंबर 51 पर दाएं तरफ में राइट बॉटम साइड में एक पिक्चर दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश है कि लोग मखाना कैसे बनाते हैं। मखाना बिहार के मधुबनी, दरभंगा इस तरफ के क्षेत्र में पानी में उगाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं ओनरशिप। जैसे हम लोगों ने जब इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात की तो एक क्राइटेरिया था रॉ मटेरियल्स, दूसरा क्राइटेरिया था साइज, और तीसरा क्राइटेरिया है ओनरशिप, कि आखिर इसका मालिक कौन है, वेदर दीज आर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और इट इज ए जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये 4 तरह की ओनरशिप होती है इंडस्ट्रीज में, प्राइवेट, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। Private sector industries are owned and operated by individuals or a group of individuals. The public sector industries are owned and operated by the government, such as HAL, Hindustan Aeronautics Limited. ये public sector की कंपनी है। And Steel Authorities of India Limited, ये joint sector की Steel Authority of India Limited, ये भी public sector, state owned industry है। अगर अब हम बात करें जॉइंट सेक्टर की, तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स आर और बोथ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड वही है जिसे हम लोग अमूल के नाम से जानते हैं, और सुधा डेयरी या यूपी में अगर कहें पराग डेयरी। दिल्ली यूपी के कुछ इलाकों में मदर्स डेयरी करके भी एक सेटअप है। तो इन्हें हम अमूल को, सुधा को, पराग को, इन्हें कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज के नाम के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए, आप चाहें तो नोट कर लें कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप कितने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के नाम जानते हो, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के नाम जानते हो, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के नाम जानते हो। इसमें हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नाम नहीं लिए, तो जितनी भी कंपनियां हम लोग देखते हैं अपने आसपास में, जैसे यूपी की जितनी चीनी मिलें हैं उसमें 120 में से मुझे लगता है 80 से 90 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हैं। आप जैसे बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है पार्ले जी, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। पेप्सी कोला, वो भी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। जैसे ये चिप्स बनाने के लिए है बिकानो, तो वो भी एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से ये तय करना होता है कि ये इंडस्ट्री किसी जगह पर लगाई जाए या न लगाई जाए, या इस इंडस्ट्री को उस लोकेशन पर ही क्यों लगाया गया है। तो हम लोग फिगर 5.3 में देख रहे हैं, द फैक्टर्स, लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज आर रॉ मटेरियल, पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, communication means communication facilities, labor availability, capital invested, market availability and water resource availability। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि किसी इंडस्ट्री को किस लोकेशन पर लगाना है या नहीं लगाना है। Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas also. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को कुछ सब्सिडी दी जाती है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि भाई आप वहाँ पर उस क्षेत्र में, उस स्टेट में, उस लोकेशन पर
इस चीज़ की फैक्ट्री लगाओगे तो हम आपको इतनी छूट देंगे, टैक्सेज में छूट दे सकते हैं, लैंड परचेज में छूट दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने पिछले दिनों सुना कि यूपी में फिल्म इंडस्ट्री सेटअप की बात हो रही है, जैसे मुंबई में बॉलीवुड है, उसी तरह से यूपी में भी बाराबांकी के आसपास के एरिया में एक बड़ा सा एरिया इस चीज़ के लिए एलोकेट किया जा रहा है कि लोग फिल्में बना सकें, फिल्म स्टूडियो हो, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी हों। लोकेशन वाली बात में एक और भी चीज़ है, जैसे कि रॉ मटेरियल की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगा जैसे कि अपने देश में 2 स्टेट हैं, यूपी और महाराष्ट्र। इन दोनों स्टेट्स में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है, शुगर केन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए अपने देश में कुल जितनी भी चीनी मिलें हैं, मैं कह सकता हूँ कि उसका 80 to 85% शुगर मिल्स इन्हीं दोनों स्टेट्स में इस्टेब्लिश की हुई हैं। और आप जब इन स्टेट्स में देखेंगे, अगर आप गाड़ियों पर निकलते हैं बाहर घूमने के लिए तो आपको दिखेगा, ये जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, इस महीने में आपको गन्ने के खेत दिखाई देंगे, लोग गन्ने काट रहे होते हैं, गाड़ियों पर लाद रहे होते हैं, कभी कभी चीनी मिलों के आसपास में इनकी लाइन भी लगी होती है। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम की। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेज एंड आउटपुट्स। आप देख रहे हो कि ये वही स्टेजेस हैं जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नोट करने की बात है कि इनपुट में क्या क्या चीज़ें ली जा रही हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। The processes are a wide range of activities that convert the raw material into finished products. तो इसमें कई सारे स्टेजेस हो सकते हैं, कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं। The outputs are the end product and the income earned from it. मैंने चीनी मिलों में काम किया हुआ है तो मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ पर प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। जैसे एक बार जब गन्ना काट करके चीनी मिल के डोंगे में गिराते हैं तो इट टेक्स 72 to 96 आवर्स टू फाइनलाइज द फिनिश प्रोडक्ट, जो चीनी हम देख पाते हैं। तो एक बार गन्ना काट करके गिरा देने के बाद में डोंगे के बाद जब ये प्रोसेसिंग शुरू होती है तो कुल मिलाकर के इसे 72 से 96 घंटे लगते हैं। उसके बाद में हम वो सफ़ेद क्रिस्टल चीनी देख पाते हैं जिसे हम अपने चाय में, खीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा स्टेप्स होता है, कभी बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। In case of the textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory and transport cost. The processes include ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the shirt you wear. तो ये बड़ा आसान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कैसे होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इनपुट है वो है कपास, उसके बाद में लेबर, लोगों की मेहनत, फैक्ट्री में जहाँ इसकी प्रोसेसिंग होगी, एंड ट्रांसपोर्ट कोस्ट। और इसमें प्रोसेसेस में क्या है, गिनिंग, स्पिनिंग, बुनाई करना, वीविंग करना, उसके बाद कलर से उसे डाई करना, उस पर छापे के रंग प्रिंट करना, और उसके बाद में जाकर के हमें कपड़े का वो थान मिलता है जिसको हम अपने टेलर से बात करके स्टिचेस करवा करके पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. तो जैसे मैंने अभी यूपी और महाराष्ट्र की बात की, वहाँ पर आप जाओगे तो देखोगे कि हर 10 से 15 किलोमीटर के बाद में, 20 किलोमीटर के बाद में आपको कोई ना कोई चीनी मिल खड़ी नज़र आएगी। सिर्फ चीनी मिल ही नज़र नहीं आएगी, चीनी मिल के साथ में उनका पावर प्लांट भी हो सकता है जिसमें वो बिजली पैदा करते हैं, फर्टिलाइजर सेटअप भी हो सकता है, इसके साथ साथ में डिस्टिलरी प्लांट भी होंगे जहाँ पर वो अल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल प्लांट भी हो सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब यही है कि कोई एक स्पेशल रीजन उस स्टेट का, उस सिटी का, जहाँ पर आसपास में ही बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। तो अभी मैंने ये बात की एक स्टेट के बारे में, एक सिटी के बारे में,
यही सिनेरियो यहाँ पर बताया गया है पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न एशिया में इंडस्ट्री का सेटअप ज़्यादा है। इसे आप फिगर 5.4 में भी देख सकते हैं। पेज नंबर 52 पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटी सी एक्टिविटी है, फाइंड आउट द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए लेदर शू, कि एक चमड़े का जूता कैसे तैयार होता है, इसके लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए होता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और क्या आउटपुट होता है, ये आपको इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। अगर जैसे मैं बात करूं तो यूपी में कानपुर में काफ़ी सारी लेदर की फैक्ट्री हैं और कई सारी देश में जो जूते की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि रेड चीफ, श्री लेदर्स, बाटा, इन सब की फैक्ट्री वहाँ पर है। और ऐसा भी होता है कि ये किसी एक ही फैक्ट्री से सारा चीज़ बनवा लेते हैं, बाद में उसमें अपना ब्रांड लेबल अलग से लगाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फैक्ट्री इन 3 अलग अलग ब्रांड के लिए, 4 अलग अलग ब्रांड के लिए जूते बना रही हो, चप्पल बना रही हो। So major industrial regions tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, ये जो 2 शब्द हैं, नियर सी पोर्ट्स एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड्स। सी पोर्ट्स, ये चीज़ हमें समझना होगा और याद रखना चाहिए कि अभी भी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे इकोनॉमिक मीडियम क्या है। अगर हम हवाई जहाज़ से सफ़र करें तो, समुद्री रास्ते से सफ़र करें तो, और रोड ट्रांसपोर्ट से सफ़र करें तो माल की ढुलाई करने के लिए और ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे सस्ता, सबसे इकोनॉमिक मीडियम जो है वो समुद्री रास्ता है। तो अगर हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे दूसरे देश को बेचने का, भेजने का सबसे सही तरीका, सबसे इकोनॉमिक तरीका है सी पोर्ट, समुद्री बंदरगाह हमारे पास में होने चाहिए। तो आप अगर गौर करोगे तो ये देखोगे कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो हैं वो समुद्री किनारों, सी पोर्ट वाले एरिया के आसपास में लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बंगाल के आसपास में फैक्ट्रियां ज़्यादा हो सकती हैं, महाराष्ट्र के आसपास में भी फैक्ट्रियां ज़्यादा हो सकती हैं। बिहार का भी वो एरिया जहाँ पर, बिहार में तो खैर अब ये एरिया रहा नहीं, वो एरिया अब चला गया है झारखंड में। तो झारखंड में कोयले की खान बहुत सारी हैं, तो वहाँ भी फैक्ट्रीज काफ़ी होंगी। और झारखंड में तो फैक्ट्री के बहुत सारी फैक्ट्रियों के होने का कारण एक और भी है कि वहाँ पर जो खान हैं उनसे उन्हें कोयला मिल जाता है, जिससे वो आसानी से बिजली बना लेते हैं। और दूसरा, उन्हें वहाँ पर आसानी से आयरन का ओर भी अवेलेबल होता है, जिससे आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी वहाँ पर काफ़ी सारा फल फूल रहा है। तो हमने देखा कि 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं बड़ी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए, और इंडस्ट्री रीजन के ज़्यादा डेंस होने के कारण 2 हैं। एक तो अगर उसके आसपास में समुद्री पोर्ट है तो, या दूसरा वहाँ अगर आसपास में कोयले की अवेलेबिलिटी आसानी से है। इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। वैसे अगर वर्ल्ड लेवल पर इंडस्ट्रियल रीजन को देखना हो तो आप फिगर 5.4 में देख सकते हैं, ये पेज नंबर 53 पर अपर हिस्से में है। यहाँ पर एक ब्लॉक में बताया गया है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इंडस्ट्री का सेटअप बड़ा है तो उसमें बहुत सारा प्रिकॉशनरी मेजर भी रखना होता है, नहीं तो कभी कभी अगर एक्सीडेंट्स हों किसी वजह से तो इसके काफ़ी सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है इसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बारे में। One of the worst industrial disaster of all time occurred in Bhopal on 3rd December 1984 around 0030 am। सपोज करो, आप ध्यान से देखो ये समय क्या है, ये समय है दिसंबर का महीना, जाड़े का समय होता है, और रात के 12:30 बजे
जब आधी दुनिया सोई हुई होती है। इट वॉज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide। पेस्टिसाइड फैक्ट्री का मतलब है कीटनाशक। पेस्टिसाइड कीटनाशक होते हैं, कीड़े मारने की दवा वाली बात है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जिन दो गैस का रिसाव हुआ उस एक्सीडेंट की वजह से, ये दोनों की दोनों ही बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही पॉइजनस गैस हैं। मीथेन से मिथाइल और साइनाइड का नाम तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा होगा। तो इसमें जिस गैस का रिसाव हुआ था वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 इन 1989। तो 1984 में ये दुर्घटना हुई और 1989 तक में 4-5 साल लगे टोटल डेथ टोल को काउंट करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो घायल हुए होंगे और बाद में जाकर के मरे होंगे। तो ये जो रजिस्टर्ड डेथ टोल है ये है 3598। लेकिन मेरा अपना निजी अंदाज़ा है, क्योंकि कई बार हम लोग डिजास्टर में मरने वालों लोगों की संख्या सरकार छिपाती है, उसे मैनिपुलेट करती है, कम करके बताती है। मेरा अभी भी मानना है कि आजकल के समय में कोरोना में जितने लोग मर रहे हैं या इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ये सही संख्या सरकार के पास पहुंच नहीं रही, या फिर सरकार जानबूझ करके कहीं ना कहीं इस संख्या को थोड़ा सा कम करके बताती है ताकि लोगों में घबराहट ना हो, सरकार के ऊपर फेल होने का, सही से प्लान ना कर पाने का, प्रॉब्लम को टैकल ना कर पाने का ब्लेम ना लगे। ऐसा भी है, और ये बात तो है ही कि लोगों में घबराहट होती है जब वो एक बड़ी संख्या देखते हैं। So thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders etc। तो ये बताया जा रहा है कि अभी भी वहाँ रहने वाले या उसके आसपास रहने वाले हजारों लोगों में कई तरह की दिक्कतें पाई जा रही हैं, जैसे कि लोगों में ब्लाइंडनेस की समस्या है, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो गया है, और लोगों में पेट की दिक्कत आ गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम की दिक्कत आ गई है, ऐसा भी है। इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओकियाओ, चोंगिंग, चाइना, 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये चाइना की घटना है और ये इसका पीरियड है 23 दिसंबर 2005 की। ये कोइंसिडेंस की बात है कि ये भी दिसंबर की ही घटना है। इसमें जो रिपोर्टेड डेथ है 243 ही है, 9,000 लोगों के घायल होने की बात है, और ये बताया गया कि 64,000 लोगों को उस लोकेशन से दूसरी जगह पर ले जाया गया था जब ये विस्फोट हुआ। और जो लोग वहाँ से जाने में सही समय पर इवैक्यूएट नहीं हो पाए, नहीं निकल पाए, नहीं बच पाए, उन लोगों को काफ़ी सारी जलने, तरह तरह आँखों में जलने की बातें हैं, स्किन बर्निंग की बातें हैं, लंग्स के इन्फेक्टेड होने की बात है। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क रिडक्शन मेजर्स, कि वो हम फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में होने वाले एक्सीडेंट्स में रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। तो जो घनी आबादी का क्षेत्र है उससे हमारा इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा सा हट करके होना चाहिए। अच्छा, वैसे भी मैं जहाँ से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर बेला इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसी तरह का होता है, और भी जगहों पर सरकार ये चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करती है कि घनी आबादी के क्षेत्र से इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा सा दूर ही हो,
ताकि अगर कभी भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आबादी पर, लोगों पर इसका बुरा असर कम से कम पड़े, या सरकार के पास में एम्पल टाइम हो लोगों को बचा लेने का। People staying in the vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substances and their possible effects in case if an accident occurs. और जो भी लोग इंडस्ट्री के कैंपस में रह रहे हों या उसमें काम करते हैं, उनके साथ में उनका आना जाना है, इन्वॉल्वमेंट है, उन्हें इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या टॉक्सिन्स हो सकते हैं। उन्हें रखने के जो टैंकर हैं, पाइपलाइन हैं, उसमें सारे सिक्योरिटी मेजर सही से अप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं, और उन्हें क्या करना है अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता भी है तो। देयर शुड बी सिस्टम्स फॉर फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम ऑल्सो, ये भी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड, टॉक्सिक सब्सटेंस अगर वहाँ उन्हें स्टोर करना ही होता है तो उसे लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करने की बात होनी चाहिए, और उसका स्टोरेज फैसिलिटी बेहतर होनी चाहिए। समय समय पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से इन चीज़ों की रूटीन चेकिंग भी होनी चाहिए कि फैक्ट्री के लोग इन सारे मेजर्स का सही से पालन कर भी रहे हैं या नहीं। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव्ड, प्रदूषण से बचाने के लिए जो भी मेजर्स लेने चाहिए इंडस्ट्री को, वो सारी चीज़ें वहाँ की जा रही हैं कि नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री के होने से होता है प्रदूषण, बिल्कुल होता है। एयर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। अगर फैक्ट्री में से जो पानी निकलता है, कचरे वाला पानी निकलता है, अगर उसे प्रॉपरली ट्रीट करके वो बाहर नहीं छोड़ते तो अगर वो खेतों में चला जाएगा तो खेत बंजर हो सकता है। अगर वो आसपास की नदी में चला जाए तो नदी में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंच सकता है, पानी जहरीला हो सकता है। ये सारी बातें हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री, कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं दुनिया में वो कहाँ कहाँ पर लगाई गई हैं और कैसे हैं। The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry and the information technology industry. अगर हम इंडस्ट्री के साइज की बात करें और उनके मेजर होने की बात करें तो ये 3 इंडस्ट्री हैं जिसे हम 1, 2, 3 पर रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज iron and steel industry, the second one is textile industry and the third one is information technology industry. The iron and steel and textile industry are the older industries, while information technology is an emerging industry. IT industry, information technology industry अभी भी डेवलपमेंट के स्टेज में है, इमर्ज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अभी फैल रहा है और अभी भी इसके फैलने का काफ़ी सारा स्कोप खुला हुआ है। तो इमर्जिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, सूर्योदय। आप समझ रहे हो ना कि सूर्योदय होने के बाद में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है, सूरज की रोशनी बढ़ती है, तो अभी भी इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है, रास्ते खुले हुए हैं इसके ग्रोथ होने के। These include information technology, wellness, hospitality and knowledge industry. तो ये जो 3-4 इंडस्ट्री हैं ये आने वाले समय के लिए अभी भी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में गिनी जाएंगी। The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan and Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. The major hubs of information technology industries are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. तो यहाँ पर आप जिन देशों का नाम देख रहे हैं, जब मैंने मिनरल चैप्टर डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि आयरन की अवेलेबिलिटी, आयरन के माइंस कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो नेचुरली चूँकि आयरन का रॉ मटेरियल के रूप में अवेलेबल हो पाना वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर उसके खान ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसीलिए जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में आयरन और स्टील की इंडस्ट्री ज़्यादा है। और इसी तरह से इंडिया और हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा अवेलेबल है। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह यह है कि यहाँ कपास की खेती, जूट की खेती ज़्यादा होती है।
फिर आगे इसमें है आईटी इंडस्ट्री के बारे में। तो ये तो बात आप सब लोग जान ही रहे हैं कि सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है और बेंगलोर जो अपने कर्नाटका इंडिया में है, कि इन दोनों जगहों पर आईटी सेक्टर में काफ़ी काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर में काफ़ी काम हो रहा है। इसकी वजह से ये दोनों आईटी इंडस्ट्री के हब बने हुए हैं। पेज नंबर 54 में हम लोग बाईं तरफ में टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक ग्लॉसरी टर्म देख रहे हैं, दैट इज स्मेल्टिंग, SMELTING। व्हाट इज स्मेल्टिंग? It is the process in which metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point। इसमें क्या होता है कि मेटल्स को उसके ओर से कैसे अलग करते हैं। जैसे हमें आयरन मैग्नेटाइट से मिलता है, एल्यूमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है। मैग्नेटाइट आयरन का ओर है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है। तो अगर हमें एल्यूमिनियम चाहिए तो हमें बॉक्साइट के ओर को इतना गर्म करना होगा जहां पर उसकी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएं और बॉक्साइट से जो मेटल है एल्यूमिनियम वो पूरी तरह से अलग हो जाए। अब अगला इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, मेजर इंडस्ट्री है इस पूरी दुनिया का, उसकी बात करते हैं, जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो लाइक अदर इंडस्ट्रीज, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. This is a feeder industry also, which products are used as a raw material for other industry. तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए इनपुट क्या होगा? नेचुरली ये आयरन ओर होना चाहिए जिससे कि लोहा निकाला जा सके। तो आप समझ सकते हो कि मैं किस एरिया की बातें आगे करने वाला हूँ, जैसे कि धनबाद, जमशेदपुर, झड़िया, ये जो झारखंड में शहर है ना, इनके बारे में। दूसरी बात है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक फीडर इंडस्ट्री के तौर पर भी काम करती है, क्योंकि जब यहाँ से आयरन और स्टील बनाए जाते हैं फिर बाद में इस आयरन और स्टील से दूसरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कुछ और भी बड़ी मशीनरी बनाती हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो जहाज़ की बॉडी बना सकते हैं, रेलवे कोचेज बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी ये रॉ मटेरियल दे सकते हैं। So the inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure। तो ये चीज़ें इनपुट के तौर पर चाहिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। लोहे का अयस्क चाहिए, कोयला चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, मैन पावर, लेबर फोर्स चाहिए, पूंजी चाहिए, जगह चाहिए और फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting। अभी अभी हम लोगों ने smelting टर्म की बात की ना, और blast furnace का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर आयरन ओर को गर्म किया जा सके, पिघलाया जा सके। It is then refined। तो पहले तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि उसकी इम्प्योरिटीज अलग हो जाएं और आयरन जो मेटल है वो पिघल करके एक तरफ में हो जाए। फिर इसे रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब है इम्प्योरिटीज को अलग कर देना। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। तो जब यहाँ पर आयरन पिघल करके अलग हो जाता है तो उसे अलग अलग शेप और साइज में ठंडा करते हैं और उसके बाद उस प्लेट्स को, शीट्स को हम दूसरी फैक्ट्रियों को भेज सकते हैं जहां पर उसे काट करके अलग अलग शेप में ढाल करके वो और भी चीज़ें बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। A special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel and copper. Alloys give steel unusual hardness, toughness और ability to resist rust. एलॉय का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, एलॉय का मतलब है मिश्र धातु, जहां पर हम एक मेटल के साथ में कुछ और भी मेटल्स मिला करके एलॉय बनाते हैं ताकि उसकी साइन अच्छी हो जाए, कभी कभी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए या उसकी हार्डनेस बढ़ जाए, उसकी बिटरनेस कम हो जाए, उसकी साइन बढ़ जाए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा,
यहाँ पर आप पेज नंबर 55 पर फिगर 5.5 में देख सकते हैं कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे कि 8 टन्स ऑफ कोल प्लस 4 टन्स ऑफ आयरन ओर प्लस 1 टन ऑफ लाइमस्टोन प्लस 1 टन्स ऑफ स्टील। तो यहाँ पर आखिर में ये प्लस सिंबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली में इक्वल टू सिंबल होना चाहिए कि 8 टन कोयला चाहिए, 4 टन लोहे का अयस्क चाहिए और 1 टन लाइमस्टोन चाहिए, और इसकी प्रोसेसिंग के बाद में मैन्युफैक्चरिंग करके 1 टन स्टील तैयार होता है। फिगर 5.6 में आप देख सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है, जहां पर हम आयरन ओर को गर्म करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्रेन के जरिए ऊपर से आयरन ओर, लाइमस्टोन और कोक को डाला जा रहा है, फिर इस ब्लास्ट फर्नेस में उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए उसे हॉट एयर या और भी चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं, और उसके बाद यहाँ से मोल्टेन आयरन अलग हो जाता है, पिघला हुआ लोहा अलग हो जाता है और बाकी सारा इम्प्योरिटीज अलग हो जाता है। 2 चैनल्स हैं, 2 पाइपलाइंस हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी एलॉय के बारे में बात की, जैसे कि स्टील भी लोहे का एक एलॉय है। इसमें कई सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे एल्युमिनियम मिलाना हो सकता है, निकल, कॉपर, ये सारी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। Steel is tough and it can easily be shaped, cut or made into wire. Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminum, nickel and copper. और एलॉय की वजह से होने की वजह से स्टील में हार्डनेस होता है, टफनेस होता है और ये जंग को रेसिस्ट कर सकता है। ये सबसे खास बात है स्टील के साथ में। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आज के समय में स्टील ना हो तो बहुत सारी इंडस्ट्री का तो सेटअप या उसका एग्जिस्टेंस ही मुश्किल हो जाएगा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड फ्रॉम आयरन, मेड ऑफ आयरन और स्टील, और हैज़ बीन मेड विथ टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। ये गौर करने की बात है कि हम लोग अपने घरों में, बाहर में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आयरन और स्टील है, या उसे बनाने में आयरन और स्टील के औजार का, टूल्स का इस्तेमाल हुआ है। आप देखो, जैसे अगर घर में स्कूटर है, कंप्यूटर है, कंटेनर हैं, बॉक्स हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कहाँ पर स्टील नहीं है, कहाँ पे लोहा नहीं है क्या? शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में स्टील और आयरन का कितना बड़ा रोल है और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी में हर जगह शामिल है। जहाज हो, ट्रेन की बोगी हो, ट्रक की बॉडी हो, ऑटोमोबाइल्स में कार, जीप हो, साइकिल हो, तो ये कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। सेफ्टी पिन हो, सुई हो, इन सब चीज़ों में स्टील या लोहा कहीं ना कहीं है। अगर पेट्रोल का कुआं है तो वहाँ भी पेट्रोल निकालने के लिए पाइपलाइन की ज़रूरत होगी, स्टील की मशीनरी की ज़रूरत होगी। अगर हम खेती करते हैं तो वहाँ भी कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ट्रैक्टर ही है, थ्रेशर ही है, आटा चक्की ही है, तो इन सब में स्टील के, लोहे के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। और अगर हम बड़े बड़े पुल बनाने की बात करें, बिल्डिंग बनाने की बात करें, तो लोहा और स्टील के बिना ये पॉसिबल ही नहीं होगा। बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. तो उस समय आयरन और स्टील इंडस्ट्री का सेटअप वहीं होता था जहां पर जिसके आसपास में लोहे की खान हो, पावर सप्लाई हो और पानी भी आसानी से अवेलेबल हो। रनिंग वाटर, ध्यान देने की बात है। Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways.
आगे चल करके आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए वो जगह सही हो गई जिसके आसपास में कोयले की खान थी, नहरें हुआ करती थी और रेलवे लाइन हुआ करती थी, ताकि वहाँ से जो आउटपुट है उसे कहीं और ट्रांसफ़र किया जा सके। कोयले का मतलब समझ ही रहे हैं कि बिजली चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, और ये जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके लिए भी चाहिए। आफ्टर 1950 ईस्वी के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ से हम लोहे के तार बना करके, लोहे की शीट्स बना करके, स्टील की चादर बना करके हम दूसरे देशों को, दूसरे शहरों को आसानी से समुद्री रास्ते से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas। तो चाहे हमें स्टील की चादर, लोहे की चादर बना करके दूसरे देश को भेजना हो, या दूसरे देश से मुझे लोहे का अयस्क इंपोर्ट करना हो, आयरन और मंगवाना हो, ताकि हम यहाँ पर इस फैक्ट्री में आयरन और स्टील के प्रोडक्ट बना सकें। तो इन दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब वो फैक्ट्री सी पोर्ट्स के आसपास में इस्टेब्लिश की होगी। इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर फिगर 5.7 में भी आप देख सकते हैं कि 1950 के बाद से स्टील इंडस्ट्री के लिए, आयरन इंडस्ट्री के लिए कैसे लोगों ने लोकेशन को तय करना शुरू किया है। इसमें 1800 से 1950 के लिए जो बेस्ट लोकेशन थे वो दिखाए गए हैं, 1800 से पहले के जो बेस्ट लोकेशन थे उसे दिखाया गया है, और 1950 के बाद से सी पोर्ट, समुद्री बंदरगाह के आसपास का क्षेत्र जो बेस्ट लोकेशन है उसे दिखाया गया है। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, cheap labor, transport and market. All the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burnpur, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro are situated in a region that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh. Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers utilizing local resources. तो अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, जहाँ पर उसे रॉ मटेरियल का एडवांटेज मिल रहा है, जहाँ पर उसे आसानी से मैन पावर, लेबर के रूप में मिल रहा है, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। और इसी वजह से इन सारे सेंटर्स का नाम लिया हम लोगों ने, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। और हम देख रहे हैं कि ये जो रीजन्स हैं ये खास तौर पर वेस्ट बंगाल में हैं, झारखंड में हैं, उड़ीसा में हैं और छत्तीसगढ़ में हैं। इसके साथ साथ में कुछ फैक्ट्रीज आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं, इसका बाकी हिस्सा हम लोग दूसरे लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, फिर से मिलते हैं।